नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले खबर हरियाणा के हिसार से, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। हिसार जिले में बदमाशों ने एक वारदात को अंजाम दिया। हांसी के भाटला ढाटा हाईवे पर 11 लाख की लूट के बाद राम मेहर नाम के व्यापारी को जिंदा जलाकर मार दिया। ये वो कार है जिसमें उनको जिंदा जला दिया गया। 2 बाइक और कार पर सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले व्यापारी से 11 लाख रुपए लूटे गए और उसके बाद उसे कार में बंद करके उसको आग लगा दी गई। पुलिस के पहुंचने तक व्यापारी की मौत हो चुकी थी। बंद कार के अंदर से मृतक राम मेहर ने अपने भांजे को फोन कर मदद की गुहार लगाई थी। क्या बात हुई थी दोनों के बीच, उसकी ऑडियो क्लिप आपको सुनाते हैं। तो मामा मार के पीछे कौन सा मेरे मध्य बात बीच गाड़ी मेरे मारे के मध्य बात बीच तो आ जाओ कड़ा हुआ तो गाड़ी 2 मोटरसाइकिल मध्य बात बीच आए मामा। तो ये वो आखिरी बातचीत थी जो की गई थी। आपको बता दें कि वहीं अखिल भारतीय व्यापार संगठन के चेयरमैन सतीश बंसल ने इस मामले में जांच की मांग की है। जो हिसार के अंदर दिन दहाड़े व्यापारी से पैसे छीने गए और उसकी हत्या की गई, आखिर हरियाणा का व्यापारी इस खौफ के साए में कब तक जीता रहेगा? इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से हरियाणा के व्यापारी को भगवान के भरोसे छोड़ रखा है, भगवान कभी भी इनको माफ नहीं करेगा। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां डीजीपी पद से वीआरएस लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे का नाम ना तो जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट में आया और ना ही बीजेपी की लिस्ट में। कहा जा रहा था कि वो अपने गृह जिले बक्सर की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो जेडीयू में शामिल भी हुए, लेकिन जेडीयू की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बक्सर की जिन 2 सीटों पर उनकी नजर थी वो बीजेपी के खाते में चली गई। बीजेपी की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। और इस बीच गुप्तेश्वर पांडे ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है। धीरज रखें, मेरा जीवन संघर्ष में बीता है। जनता की सेवा करता रहूंगा। और वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी किस तरह से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द साबित हो रही है, वो खबर आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन बीजेपी नेताओं को टिकट नहीं मिला, उनका नया ठिकाना एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी बनती जा रही है। कई नेताओं ने एलजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने इस पर ऐतराज जताया है। पिछले 2 दिनों में पहले आरएसएस से जुड़े राजेंद्र सिंह, फिर बुधवार सुबह पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी और रामेश्वर चौरसिया। हालांकि इन तीनों की शिकायत एक है, पार्टी सीटों के समझौते में उनकी सीट नीतीश कुमार से नहीं ले पाई। लेकिन बिहार भाजपा के नेता सफाई दे रहे हैं। हमारे पार्टी के उम्मीदवार जनता प्रधानमंत्री बने तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके नाम पर वोट कैसे मांग सकता है? भारतीय जनता पार्टी के ही कारण आप प्रधानमंत्री है, इसलिए इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए। और जैसा देवेंद्र जी ने स्पष्ट किया है, मनाने पर नहीं मानेंगे तो वैसे सारे लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। इससे कोई कभी बनेगा, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरी तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट है। निश्चित रूप से वो चाहे नए सहयोगी वीआईपी जैसी पार्टी जहां एनडीए में शामिल हो रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता से सवाल चिराग के बारे में पूछा जाता है। तो इस 2 दिनों में हम लोगों ने परिवर्तन हुआ। हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी। और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। फिलहाल भाजपा को डर है कि अगर ये नेता नहीं बैठे तो कहीं नीतीश कुमार के साथ दबाव में उन्हें संयुक्त रैलियां और अधिक करनी पड़े। चिराग पासवान के कारण जनता दल यूनाइटेड के कितने उम्मीदवारों की हार होती है, इसका पता तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही चल पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जिस प्रकार से अपने पार्टी का सिंबल वो बीजेपी के पूर्व विधायकों और नेताओं को दे रहे हैं,
उससे नीतीश कुमार से बीजेपी के संबंधों में और खटास आती जा रही है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो खटास जो है वो जेडीयू में भी नजर आ रही है। बिहार जेडीयू में टिकट को लेकर नाराजगी नजर आ रही है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा जिले की अस्थावां विधानसभा में कार्यकर्ता जेडीयू विधायक जितेंद्र कुमार का विरोध कर रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता किसी और को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। करीब 3 दिन से कार्यालय पर जमे कार्यकर्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का पता चला तो काफी हंगामा यहाँ पे देखने को मिला। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट को लेकर नाराजगी का दौर जारी है। बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी दफ्तर के बाहर टिकट बंटवारे को लेकर प्रदर्शन किया। ये लोग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाखुश थे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां उपचुनाव से पहले राजनीति गर्मा रही है। अनूपपुर में कमलनाथ के काफिले पर पत्थर फेंके जाने की घटना हुई है। दरअसल बुधवार को अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे और उसी दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और काफिले पर पत्थर फेंके। अब इस घटना पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान के अलवर की, जहां 2019 में हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में एक विशेष अदालत ने 5 दोषियों में से 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला पिछले साल लोकसभा चुनावों के दौरान का है। राज्य सरकार पर आरोप लगा था कि राजनीतिक मुद्दा बनने से बचाने के लिए सरकार ने उस समय केस दर्ज करने में देरी की थी। थानागाजी सामूहिक बलात्कार मामले में अलवर की इस विशेष अदालत ने 5 आरोपियों में से 4 को उम्र कैद और 1 को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मैं न्याय फैसले से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और न्यायालय श्रीमान का बिल्कुल सही फैसला है और मुलजिमान ने जो कृत्य किया उनको सजा दी। मई 2019 में इस मामले में समय से एफआईआर नहीं दर्ज करने को लेकर गहलोत सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन उसके पश्चात 16 दिन के अंदर अनुसंधान पेश हुआ था। आपको मालूम है, जो शुरुआत में थोड़ा बहुत गलती पुलिस के साथ रह गई थी, देरी से एफआईआर दर्ज हुआ और शुरुआत में 2-1 दिन में कार्रवाई त्वरित नहीं हो पाया था। उसके बाद काफ़ी केस चर्चित हुआ। केस भी बहुत भयंकर किस्म का केस था और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हुई और जैसे केस की गंभीरता से वाकिफ होने के बाद तुरंत पुलिस ने विशेष टीम गठित करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एक अलग टीम और अनुसंधान के लिए अलग जो 2 विशेष टीम गठित करके हमने प्रयास करके बहुत कम दिन में सभी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज ये कहानी निराशा की नहीं है। इस मामले में पीड़िता को न्याय तो मिला ही है, लेकिन सरकार के सहयोग से एक नौकरी भी मिली है। वो अब राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल है। अलवर से मुदित गौर के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान पुलिस की साइबर सेल ने 2 पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों ने आरोप लगाया था कि पिछले दिनों राजस्थान में चली राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान कांग्रेस विधायकों के फोन टैप किए जा रहे थे। पत्रकार शरद कुमार और लोकेंद्र सिंह के खिलाफ ये केस किए गए हैं। हालांकि कई टीवी चैनलों ने ये स्टोरी चलाई थी, लेकिन इन्हीं 2 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लोकेंद्र सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं और इस एफआईआर से ये भी कयास लग रहे हैं कि सचिन कैंप के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सल प्रभावित कोंडा गांव जिले में एक नाबालिग लड़की से रेप की घटना के 3 महीने बाद मामले की जांच के लिए पुलिस ने लड़की की कब्र को खोदकर शव को निकाला है। जुलाई महीने में एक नाबालिग लड़की दरिंदगी का शिकार हुई थी, जिसके बाद उसने घर पर फांसी लगा ली थी। पुलिस ने जांच का हवाला दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। दुर्गा पूजा को अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लोग खरीदारी करने के लिए निकल पड़े हैं। दुकानों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है, लेकिन भीड़ को देखकर लगता नहीं है कि लोग कोरोना महामारी को
पहचानते हैं वो साफ तौर पर भूले हुए नजर आ रहे हैं। ना तो मास्क पहन रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। रोज बढ़ते कोरोना मामले और बेड्स की कमी पर ध्यान खींचते हुए डॉक्टर्स चिंता की ओर इशारा कर रहे हैं। कोलकाता में इतवार को एक स्टोर में खरीदारी करते हुए लोगों की वायरल तस्वीरें। छुट्टी वाला दिन हो या काम वाला, भीड़ में ज्यादा कमी नहीं आई है। दुर्गा पूजा महज 2 हफ्ते दूर है और कोलकाता वाले ऐसे खरीदारी कर रहे हैं जैसे कोविड महामारी का नाम तक सुना ना हो। लेकिन डॉक्टर परेशान हैं। कोलकाता के 7 सबसे बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 530 बिस्तरों में से एक भी खाली नहीं है। पिछले 5 दिनों से यही हाल है। एक वरिष्ठ डॉक्टर ने इस बारे में ट्वीट किया था और चिंता करने वाले वो अकेले नहीं हैं। कागज पर आपको भले दिख जाए कि इतने हजार बेड्स में कुछ 100 खाली हैं, लेकिन असल में जिन 10 से 12 अस्पतालों में गंभीर बीमारियों से निपटने की अच्छी सुविधाएं हैं, उनमें से ज्यादातर पूरी तरह भरे हुए हैं और पिछले हफ्ते 10 दिनों से बहुत दबाव की स्थिति है। राज्य सरकार में बिस्तरों के आंकड़े देखें तो वो जरूर बेहतर हैं। सरकारी अस्पतालों में आधे से ज्यादा बिस्तर खाली पड़े हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर पड़ रहा ये दबाव ऐसे समय पड़ रहा है जब कोलकाता ही नहीं पूरे बंगाल में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को राज्य में अब तक के सबसे ज्यादा 3,370 मामले और 63 मौतें सामने आई। कोलकाता में 742 नए मामले और 16 मौतें हुई। त्योहार का मौसम 17 सितंबर को शुरू हुआ और उसके बाद से 21 दिनों में 12,000 मामले आ चुके हैं। ममता बैनर्जी लोगों से मास्क पहनने को कह रही हैं और दुर्गा पूजा पंडालों के लिए एहतियात करने की ताकीद भी जारी की गई है। लेकिन खरीदार कोई एहतियात करते नहीं दिख रहे और इस बात से तृणमूल के सांसद और डॉक्टर बहुत फिक्रमंद हैं। अगर वो लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे और मुनासिब दूरी नहीं रख रहे, तो आने वाले दिन उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये बदलाव और जागरूकता तो अपने अंदर से ही लानी पड़ेगी। कोलकाता में जेडी शंकर के साथ मौनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रामेश्वरम से 17 सितंबर को निकली राम रथ यात्रा बुधवार को अयोध्या पहुंची। 18 लोगों का जत्था 10 राज्यों की यात्रा कर रामनगरी अयोध्या पहुंचा। श्री राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति, 613 किलो का घंटा और गणेश मूर्ति लेकर ये लोग पहुंचे। तो देश प्रदेश में मेरे साथ अब इतना ही, लेकिन एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।